बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज शेख तारिक फ्रॉम mastery.com। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको मजीद केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल mastery.com को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई से नई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द टर्म मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है? तो सिंपली मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज को आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कायनात के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक जो है वो एग्जैक्टली एटॉमिक मैसेज को मेजर करने के लिए यूज होती है और साथ के साथ जो है वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं, उन आइसोटोप्स के भी एग्जैक्ट मैसेज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इट इज अ प्रोसेस या इट इज अ फिनोमेना इन विच we can measure the exact masses of an element and their isotopes। means कि isotopes और कोई भी एलिमेंट है और उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, तो डिफरेंट आइसोटॉप्स को हम आसानी से एग्जैक्टली तौर पे मेजर कर सकते हैं। तो वो टेक्निक हमारे पास क्या कहलाती है? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। ठीक है, और ये टेक्निक जो है वो यूज की जाती है, एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं, उसके जरिए हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास की आयन की फॉर्मेशन होती है। जो भी हमारे पास एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है ना वो आयनाइज होते हैं। अब आयनाइज होने के बाद हम इन आयन्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, अब मास टू चार्ज रेशियो क्या चीज है कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है उसका एक मास मौजूद है। ठीक है, और उस मास का एक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, सपोज करने के आपके पास एक कार्बन है तो कार्बन का एक मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, और इसी तरह उसका जो चार्ज होता है वो डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसमें से रिवॉल्व हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो मास टू चार्ज रेशियो की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को भी और इन एलिमेंट्स के मैसेज को भी हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि आयन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर m by e वैल्यू, मैस टू चार्ज वैल्यू। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो इससे पहले जो है वो आर्टसन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना और डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो यूज किए जाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टसन मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता था जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं जिसको हम वेपर फेज के अंदर जो है ना वो प्लेस करते हैं, फिर उसकी आयनाइजेशन होती है, आयनाइजेशन के बाद उसकी सेपरेशन हो जाती है। लेकिन हमारे पास कायनात के अंदर मजीद डिस्कवरी होती गई है तो हमारे पास एलिमेंट सॉलिड स्टेट के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो यूज किया जाता है ओनली फॉर सॉलिड कंपाउंड। जो सॉलिड कंपाउंड होते हैं उसको हम प्लेस करते हैं ऑटोमेटिकली तौर पर, वो वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल होने के बाद वो आयन होते हैं और आयनिक फॉर्म में चेंज होने के बाद जो है ना वो फिर आगे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो स्पेक्ट्रोमीटर जो है ना वो यूज किए जाते थे। अब आजकल जो है वो डिजिटल मजीद इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ये कंस्ट्रक्ट होता है 4 पार्ट्स के ऊपर। तो फर्स्ट क्या है वो आयनाइजेशन चैम्बर। अब आयनाइजेशन चैम्बर का मतलब क्या होता है? इसे मास चैम्बर भी बोलते हैं। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसका हमने आइसोटोप कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी जिसका मास कैलकुलेट करना है हमने, तो हम इसको आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर प्लेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो वेपर स्टेट के अंदर इसको प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस मॉलिक्यूल को क्या दी जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, फिर आयनाइज होने के बाद इन आयन्स को हमने आगे ट्रेवल करवाना है। ठीक है, तो वो आयन कैसे ट्रेवल होंगे? अब ये पॉसिबिलिटीज है कि इलेक्ट्रॉन बीम जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पास आउट करते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर केटायन की फॉर्मेशन हो और मॉलिक्यूलर एनायन की फॉर्मेशन हो। लेकिन मॉलिक्यूलर केटायन जो है वो उसकी परसेंटेज जो है ना वो मैक्सिमम होती है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर केटायन जो है ना वो मैक्सिमम फॉर्मेशन होती है। तो मॉलिक्यूलर केटायन जब हमने इसको एक्सेलरेट करवाना है, आगे मूव करवाना है, तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है एक्सेलरेटिंग प्लेट।
तो अब पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर केटायन हमारे पास मौजूद है, तो उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए आगे हमने एक नेगेटिव प्लेट लगाई है। तो नेगेटिव प्लेट इसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करके आगे मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास पार्ट है इसका वो है एनालाइजर। अब एनालाइजर क्या होता है, एनालाइजर का मतलब है इसके अंदर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई होती है और हाईली परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे प्लेस किया होता है। इस पार्ट के अंदर क्या है कि हाई मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके जरिए जितने भी एक्सेलरेटिंग आयन है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करते हैं। अब सर्कुलर पाथ के अंदर जो चीज रोटेट करती है उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस होने की वजह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से इनका एक रेडियस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन आयंस को जो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स के साथ साथ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद जब ये आगे ट्रेवल किया जाता है तो आगे हमने एक डिटेक्टर प्लेट लगाई होती है। ठीक है, जो कि इसका फोर्थ पार्ट है। अब डिटेक्टर प्लेट में क्या होता है कि स्पेशल किस्म के हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जितनी भी मॉलिक्यूल है इस प्लेट के ऊपर फॉल आउट करते हैं। जैसे ही फॉल आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट प्रोड्यूस होने की वजह से कंप्यूटर जो है वो उसकी वैल्यूज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें दे देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आसानी से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके एग्जैक्ट मैचेस को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली उनके आइसोटोप के भी एग्जैक्ट मैचेस को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट बात जो है वो ये है कि मैच टू चार्ज वैल्यू। अब जितना जिसका ज्यादा मैच होगा, ठीक है, तो वो मैच टू चार्ज वैल्यू उतना ही ज्यादा उसका रेडियस होगा। तो हर एलिमेंट जो है जिसके डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे और डिफरेंट मैच होंगे तो वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर फॉल आउट होगा और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास। ठीक है, यहाँ एक डायग्राम है, ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब एक डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ये आपके पास इनलेट है। इस इनलेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट है जो कि क्या करते हैं, इसके अंदर प्लेस करते हैं। यहाँ पे एक ग्रिड्स लगी हुई है जो कि क्या करती हैं, इस आयंस को, ये जो आपके पास गैसियस फॉर्म के अंदर आप कोई भी एलिमेंट है जिसका आपने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो क्या है, ये यहाँ पे इनलेट की जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पास आउट करते हैं, जिसके नतीजे में आयंस फॉर्मेशन हो जाती है। आयंस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेटिंग प्लेट है। अब सिमिलरली हमारे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं तो ये एक्सेलरेटिंग प्लेट जो है ना वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास एक प्लेट कर दिया हमने गैस को, ये गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए। आयनाइज होने के बाद ये एक्सेलरेटिंग प्लेट की तरफ ट्रेवल होंगे। एक्सेलरेटिंग प्लेट में ट्रेवल होने के बाद ये आगे मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे, जहाँ पे ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेंगे। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने के बाद अब आयंस जो है ना वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड रेडियस, तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग रेडियस के ऊपर सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे 3 आइसोटोप्स हैं, तो 3 अलग अलग जो है वो हमारे पास डिटेक्टर प्लेट के ऊपर क्या हो जाएंगी, फॉल आउट हो जाएंगी 3 लाइन। 3 लाइन मीन्स के 3 आयंस जो है ना वो आइसोटोप सेपरेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर नियोन के आयंस को जो है ना वो एनालाइज किया गया है। तो नियोन के जो है वो 3 आइसोटोप्स हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर m/g वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी और ये हमारे पास आज का टॉपिक है, जिसके जरिए हम आसानी से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो है वो नियोन गैस के ऊपर भी अप्लाई किया गया, सेम प्रोसीजर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के ऊपर भी अप्लाई किया गया, तो हमारे पास इक्वल रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास एक बेटर है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड एग्जैक्ट मैचेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एवरेज एटॉमिक मैसेज। अब एवरेज एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट है उसके आइसोटोप्स और उसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में हमें आसानी से पता हो। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जैसे हमने आइसोटोप्स कैलकुलेट किए, तो इन आइसोटोप्स की हमारे पास एक रिलेटिव अबंडेंस भी आती है और साथ के साथ हमें एग्जैक्ट मैसेज भी पता चलता है। ठीक है, अब रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या होता है, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कायनात के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, उन आइसोटोप्स में से सपोज करने के एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि नेचुरली तौर पे मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाता है। ठीक है, तो जितनी परसेंटेज के अंदर जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको हम रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं।
ठीक है, तो ये एग्जांपल है जिसके जरिए हम आसानी से एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव अबंडेंस एंड मास ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 जो कि मैंने यहाँ डाटा लिखा हुआ है, इसके अंदर एक नियोन सैंपल है, इसकी परसेंटेज जो है ना वो हमारे पास 90.92 है इस एलिमेंट की जिसका 20 एटॉमिक मास। इसी तरह नियोन का दूसरा आइसोटोप है जिसके 21 है, जिसकी नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज जो है ना 0.26% है। और थर्ड आइसोटोप जो कि 22 जिसका मास है, उसके हमारे पास परसेंटेज जो है या रिलेटिव अबंडेंस जो है वो 8.8 है। तो अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो भी हमारे पास आइसोटोप है उसका मास और उसी की रिलेटिव अबंडेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस नेक्स्ट आइसोटोप का मास और उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस नेक्स्ट आइसोटोप का मास एंड उसकी परसेंटेज। यहाँ पे नियोन है एवरेज एटॉमिक मास उसका 20 है, उसकी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई किया प्लस ये 21 नेक्स्ट आइसोटोप होगा उसकी परसेंटेज प्लस थर्ड आइसोटोप और उसकी परसेंटेज, तो ये डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 20.18। तो ये हमारे पास नियोन का एक एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो है वो जो कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन है हमारे पास किस चीज की? मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट के एग्जैक्ट मैसेज एंड रिलेटिव अबंडेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। अब व्हाट इज एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड? सिंपल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड जो है ना वो हमारे पास एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री को डील करते हैं। ठीक है, अब एनालिसिस का मीन क्या? आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद है, सपोज कि आपके पास कितने कितने एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस के तौर पे आ जाएगा। सपोज कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस की स्टडी के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अलावा कि कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी परसेंटेज के साथ, कितनी कितनी ग्राम के साथ, कितनी कितनी क्वांटिटी के साथ मौजूद है, तो उसको जो ब्रांच डील करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। तो एनालिसिस किसी भी कंपाउंड की जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटेटिव एज वेल एज देयर क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है उसके जरिए हम उसके जरिए हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड को एनालाइज करने से पहले एक चीज जो है वो कैलकुलेट करते हैं, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। और व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट हम इसको आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सिंपल हमारे पास जो है वो परसेंटेज किसी भी कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है mass of element in compound divided by the formula mass of a compound multiplied by 100। ठीक है, परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले जिस एलिमेंट की हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है उसका मास डिवाइड कर देना है पूरे फार्मूला मास का जो है वो हमने कैलकुलेट करना और उस चीज को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो एलिमेंट की उस कंपाउंड के अंदर आसानी से कैलकुलेट होता है। तो एक एग्जांपल परफॉर्म करते हैं, फिर हमें ये चीज आसानी से समझ आ जाए। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मास जो है वो 8.657 ग्राम और इसके अंदर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर कार्बन का मास जो है वो आपके पास 5.17 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 0.962 ग्राम और ऑक्सीजन का मास जो है ना वो 2478 ग्राम। अब ये आपके पास मास एलिमेंट के गिवन है, ठीक है, और आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे? फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, जो कि आपको गिवन है कि आपके पास एक कंपाउंड है उसका मास ये है और जितने जितने एलिमेंट है उनके मासेस इतने हैं, तो आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड। तो हम सिंपली क्या करेंगे? इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है? मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड मींस के जो आपके पास ये मास गिवन है एलिमेंट के, ये आपने क्या करने हैं? न्यूमरेटर में लिखने हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपने किस चीज से? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि यहाँ गिवन है। ये एग्जांपल है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कार्बन का मास था उसको डिवाइड कर दिया जो कि टोटल मास था ऑर्गेनिक का, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपके पास इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की क्या आ गई है? परसेंटेज आ गई है। ठीक है, सिमिलरली इसमें हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन है डिवाइड कर देंगे फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास है उसको हम डिवाइड कर देंगे किस चीज से? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूला मास जो पूरा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो
ये आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको मैथ ऑफ कंपाउंड के बारे में पता हो और फार्मूला मैथ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता हो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। अब एनालिसिस जब किसी भी कंपाउंड की करते हैं तो सिंपल हम सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। फिर एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड स्टेप जो है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपली डिफाइंड एज द फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ग्लूकोज का एक फार्मूला है, तो इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो CH2 बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास बेंजीन है जिसका फार्मूला C6H6 है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? जो कि हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है CH जो है वो हमारे पास बेंजीन नेम का क्या है? एक एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, और इसके कौन कौन से स्टेप्स जो हैं जिसको फॉलो करके हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले जो है जो भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, जो भी कंपाउंड है जिसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपने जितने जितने एलिमेंट्स है उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सिंपल जो है वो आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास मैथ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं फार्मूला मैथ ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है, तो जितने जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी परसेंटेजेस आपने कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब ग्राम एटम्स क्या होते हैं? ग्राम एटम्स जो है ना वो सिंपली हम नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? गिवन मैथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैथ। ठीक है, तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं गिवन मैथ और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोज कर लेंगे कार्बन के ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैथ जो है वो हमारे पास ये परसेंटेजेस जो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगी, इस परसेंटेज को हम डिवाइड करेंगे कार्बन के मैथ से। तो कार्बन का मैथ कितना होता है? 12 होता है, तो यहाँ हम 12 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों हमने ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि हमने एक एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इन सबको हम एक रेशियो में लिखते हैं। इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशियो होती है उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास अगर सिंपलेस्ट होल नंबर होगा तो वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर वो सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं आता तो हम उसको सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास होल नंबर रेशियो आता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ, जिसके जरिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड having percentage of carbon is 40.92 gram, percentage of hydrogen is 4.58 gram and percentage of oxygen is 54.5 gram। अब आपके पास जो है वो स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेजेस गिवन है, उस परसेंटेजेस को यूज करते हुए आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वो जो डिफरेंट स्टेप्स मैंने आपको बताए थे उसको फॉलो करके हम क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास है कैलकुलेट द परसेंटेजेस। तो परसेंटेजेस जो है वो हमें ऑलरेडी डाटा के अंदर मौजूद है, तो हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सर्च करें हमें अगर परसेंटेजेस गिवन नहीं है तो हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि कैलकुलेट द ग्राम एटम। अब ग्राम एटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास जितनी भी परसेंटेजेस गिवन है उसको आपने उसके मॉलिक्यूलर मैथ से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मींस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो आपके पास आते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का मैथ
डिवाइड कर देंगे कार्बन के मोलर मास से। तो कार्बन का मोलर मास जो है वो हमारे पास 12 ग्राम है, तो हमने इसको उससे डिवाइड कर दिया, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 3.41 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज गिवन है उसको हम डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के मास से। हाइड्रोजन का मास 1.008 ग्राम है। ठीक है, सेकंड हम मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन का हमारे पास परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के मास से। ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि डिटरमिन द एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो कैलकुलेट हो गई है, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैलकुलेटेड है। तो हम इसको एक लाइन के अंदर लिख लेंगे जो कि स्टेप 3 है। इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परसेंटेज, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली मैंने लिख दी है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो मोल रेशियो है उससे हमने इन सबको डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो जो है वो हमारे पास है 3.40। तो हम इस 3.40 से सबको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यहाँ 3.40 से सबको डिवाइड। तो इसके जो आंसर हमारे पास कैलकुलेट हो गए हैं वो हमारे पास आंसर है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली हमारे पास 1:1.33:1। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप 3 के जरिए कैलकुलेट हो। अब अगर हमारे पास स्टेप 3 में अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी, होल नंबर रेशियो आ जाएगी तो वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। अगर होल नंबर रेशियो नहीं आती, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में नहीं है, जैसे कि 1 जो है वो हमारे पास होल नंबर है, 1.33 जो है वो फ्रैक्शन में है जबकि होल नंबर नहीं है, और ऑक्सीजन भी 1 एक होल नंबर है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट होल नंबर में। तो हम इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आता है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रेशियो जो है वो 3:4:3 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास रेशियो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो ये ही होल नंबर रेशियो जो है वो कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3, ये हमारे पास क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो। तो ये एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए हम आसानी से क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।